राजनीति कैसे बदली है मणिदीप? क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, आपने ग्राउंड से कई रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश से की हैं, तो क्या आप इस स्थिति को भांप पाए थे कि ये इतना कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, वही मैं कह रहा था कि जैसे ही हम लोग दिल्ली से नोएडा में या गाज़ियाबाद में प्रवेश करते हैं, जैसे ही लिखा आता है नोएडा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वैसे ही जो पूरे एक्सप्रेसवे की सड़क है, हम गाज़ियाबाद या हम वेस्टर्न यूपी के इस वाले इलाके में चले जाएं, गाज़ियाबाद, हापुड़, पिलखुआ, तो इन सड़कों के ऊपर जो युवा है वो सवेरे के वक्त दौड़ लगाते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो एक दो बार हम लोगों की वहाँ पर उन लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने यही बोला कि हमारी उम्र बीती जा रही है, हमारे पिछले 7-8 साल से सरकारी नौकरी नहीं निकली है। तो टीचर की और पुलिस की दो ऐसी नौकरी है जिसको लेकर के युवा लंबे समय से तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक युवा के परिवार में यदि 4 से 5 लोग भी यदि हम लगाएं तो ये फैक्टर जो है वो मुंह जुबानी फैक्टर जो है वो प्रचारित होता है। तो ये जो एक फैक्टर था, एंटी इनकम्बेंसी का, ये जो एक फैक्टर है कि सरकार को लेकर के एक नाराजगी, जो एक नाराजगी तो जो एक अंडर करंट था कि पब्लिक बता नहीं रही थी। बीजेपी का वोटर तो वोकल था, लेकिन वो जो वोटर जो नाराज था, जो अपना उनका ही वोटर है, वो वोटर जो नाराज था, उसने कहां जाकर के बटन दबाया है, उसी बटन दबाने का ये नतीजा है कि बीजेपी को जो है कह सकते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी एक जो लकीर है उसका सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके के प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी चल रही थी, आपके पास राम मंदिर है, आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, आपके पास मुफ्त राशन है, मोदी जी ने कहा भी था कि हम लोग आएंगे तो मुफ्त राशन हमारा जारी रहेगा, आपके पास योगी आदित्यनाथ हैं, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पास यूपी पुलिस है, आपके पास मथुरा काशी जैसे मुद्दे हैं। इसके बावजूद नतीजा क्या होता है? आपके पास है सब कुछ, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है कि आपके पास में इतने सीटों का आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री इतने कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं, मुख्य जो लोग हैं, मुख्य जो चेहरे हैं वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जनता अब जनता नाराज है तभी तो ये ऐसे नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिक्र कर रहे हैं राम मंदिर का, सबसे अचंभित करने वाली बात सुमित और मणिदीप ये है कि जो अयोध्या की सीट है फैजाबाद, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल पीछे। इससे ज्यादा आपको और अचंभित क्या करेगा? एक बात मैं बताता हूँ ज्योति, कि बीजेपी ने, मुझे लगता है यूपी में खास तौर से जरूरत से ज्यादा भरोसा राम मंदिर पर कर लिया। शायद यही वजह है, क्योंकि जो बेरोजगारी, महंगाई को छोड़ बेरोजगारी, आप देखिए बेरोजगारी, क्योंकि मणिदीप कह रहे थे कि वो भर्तियों का मामला, भर्ती का मामला मैं समझाता हूं क्या है कि जो अग्निवीर योजना जो आई, अग्निपथ योजना जो आई, जिसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से काफी जोर शोर के साथ उस मुद्दे को उठाया गया, और उनका कहना था कि ये योजना, अग्निवीर की योजना, यूथ के साथ एक तरीके से धोखा है जो कि मिलिट्री में जाने की तैयारी करते हैं। कई लोग तैयारी, मैं भी यूपी के ही गांव से बिलोंग करता हूं, तो हम भी देखते हैं कि सड़कों पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग, लड़के बड़ी संख्या में तैयारी फौज में भर्ती होने की करते थे। अब उसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही थी पिछले दिनों में। रोब काफी सूट कर रहा है आपको। आखिर पहना किसने? माई ट्राइडेंट, where luxury finds home। कि कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर्स राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इनका जो कनेक्ट था वाया सोशल मीडिया, वो सबसे ज्यादा था। यूट्यूब के चैनल पर उनके व्यूज सबसे ज्यादा दिखाए गए थे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इस पे एंगेजमेंट उनका ज्यादा था। तो यानी कांग्रेस के लीडर्स या अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के लीडर्स, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्ट कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की वोटर्स के साथ, और वो शायद कामयाब होते नजर आ रहा है। बीजेपी को लेकर बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही थी, मिशन 80 पर काम किया जा रहा था, और उन सीटों पर काम किया जा रहा था जहां से लग रहा था कि ये कैंडिडेट कमजोर है और ये सीट हम नहीं निकाल पाएंगे, वहां पर ज्यादा जोर था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई महीनों से एक्टिव थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत दौरे हुए, अमित शाह गृह मंत्री का बहुत जाना हुआ। तो सारी स्ट्रेटजी कुल मिलाकर बीजेपी की उस लिहाज से सक्सेसफुल नहीं हो पाई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो ये दावा कर रहे थे। तो इस पूरे सिनारियो के बाद अब बीजेपी की तरफ से क्या कोई बयान, अभी तक शुरुआती बयान सामने आया किसी नेता का, किसी बड़े नेता का?
देखिए बीजेपी अभी पूरी तरह से अब रुझान जब नतीजों में तब्दील होने शुरू होंगे तब फिर उसके बाद में बीजेपी के जो आधिकारिक जो प्रवक्ता हैं जो पार्टी लाइन पर जो बोलेंगे वो लोग तब अपना बोलेंगे। लेकिन अभी कुल मिलाकर के जो हम लोग ऑफ लाइन भी ऑफ कैमरा भी जो हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर में हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, तमाम प्रवक्ता तो अपनी बात रख ही रहे हैं, लेकिन वो लोग भी ये कह रहे हैं कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था हम लोगों को कि भाई उत्तर प्रदेश से खासकर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसी का नतीजा है कि इस तरीके का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश अगर इतनी कम सीटें अगर बीजेपी को यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो 4-5 बजे तक जो नतीजे स्पष्ट तौर पर सामने आएंगे उसमें जो आंकड़ा होगा वो बीजेपी के लिए अत्यंत अलर्ट मोड वाला आंकड़ा होने वाला है, क्योंकि आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वाराणसी की सीट है, जैसा कि मैंने कहा योगी आदित्यनाथ हैं, आपके पास राम मंदिर है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स के बावजूद जो मैं तो ये भी एक मुख्य फोकस बिंदु यहाँ पर कहूँगा कि जिस हिसाब से अखिलेश और राहुल ने लोगों को एड्रेस किया, जिस हिसाब से उनकी रैलीज में भीड़ आई, तो जो भी सीटें अभी बची हुई भी बीजेपी के पास में आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सीटें आ भी रही हैं वो सीटें भी राम मंदिर और प्रधानमंत्री के चेहरे के चलते ही आ रही हैं। अगर ये चेहरे राम मंदिर और प्रधानमंत्री का चेहरा और बीजेपी की इतनी मेहनत नहीं होती तो भी आप सोचिए कि क्या वहाँ पर हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के होने जा रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं अब अलर्ट मोड पर रहना होगा। प्रभारी बनाए गए, पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर बातचीत हुआ करती थी कि भाई नाम लेकर के, नाम तो हम यहाँ नहीं ले सकते, कि ऐसे प्रभारी बनाए गए हैं, ऐसे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो किसी दूसरे प्रदेश के हैं, किसी दूसरे प्रदेश के हैं। तो हवाई बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, चीज़ों में विरोध था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चलिए वो तो पार्टी लाइन की अपनी सैद्धांतिक बातें, पार्टी की अपनी बताइए। अनुप्रिया पटेल अब से थोड़ी देर पहले सामने आई थी, उन्होंने जीत का साइन भी बनाया था, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया, और अभी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से पीछे चल रही हैं। तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है सुमित। हाँ बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ा झटका। और मिर्जापुर की जो सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी, राजा भैया को लेकर भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी। राजा भैया को सपोर्ट, उनके साथ उनका एक वर्बल ड्यूएल भी हुआ था, उन्होंने कुछ बयान किया था, फिर राजा भैया ने उसका जवाब दिया था। तो ये सारी चीज़ें चुनाव में होती हैं। एक बात मैं ज्योति कहना चाहूँगा कि जो गठबंधन ने इस बार काम किया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, वो यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यूपी में गठबंधन को इस तरह से एक्सेप्ट किया गया है। मैं कई पिछले इलेक्शन देख रहा हूँ यूपी के, उसमें कोई गठबंधन बनता है उसको ज़्यादा ऐसे इस तरीके से जनता हाथों हाथ नहीं लेती। आप देखिए, हमने बात करी अभी 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, उसको बुरी तरह हार मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के बीच में गठबंधन हुआ था, तो कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, बस 15 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी। लेकिन यहाँ ये जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन के होने से पहले कई सारे विवाद हुए थे, हमने कवर भी किया था कि लोग बात कर रहे थे कि भाई अखिलेश यादव ने लिस्ट मांग लिएगा, आखिरकार कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप देना चाहते हो, आपके पास जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है, इतने से ज़्यादा सीटें हम नहीं देंगे, इतनी सीटें नहीं देंगे। लोग कह रहे थे कांग्रेस से आखिरकार अखिलेश को फायदा क्या होगा, अखिलेश यादव कांग्रेस को सीटें देकर अपना ही घाटा कर रहे हैं। बिहार में देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी और इन 17 से भी 7 या 8 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी आगे, हाँ, तो ये तो कांग्रेस पार्टी का गेन। आप याद कीजिए वो वक्त 2009 का, जब 21 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी, उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ नीचे होता हुआ अब ये बढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी की सीटें और कांग्रेस पार्टी की सीटें और अखिलेश यादव की सीटें जो है, अखिलेश यादव बहुत गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये मुझे लगता है गठबंधन का फायदा है। शायद मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हो सकता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, हाँ, इस समय थर्ड लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट पाने वाले बन सकते हैं। मुझे याद है शायद 2004 के चुनाव में 37 सीटें थीं, 37 या 38 ऐसी कुछ सीटें थी, और उतने के ही बराबर बेस्ट परफॉर्मेंस माना गया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि खुद अखिलेश यादव ने सोचा भी होगा क्या इतनी सीटें मिल जाएंगी। हालांकि मैं कल बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल वो लग रहे थे, टेंट लग रहे थे, तो सब कह रहे थे कि अच्छा ये टेंट क्यों लग रहे हैं, ये एसी क्यों लग रहे हैं, तंज भी उस पर कसा जा रहा था। और एग्जिट पोल को लेकर सभी आश्वस्त थे और सभी एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं। और यूपी को तो यूपी में कई एग्जिट पोल्स में आ रहा था कि 70 सीट्स आ रही है, 65 सीट्स आ रही हैं, पिछली बार 62 थी तो 62 65 के बीच में आ रही है, 70 को क्रॉस कर जाएंगे। ये बताता हुआ कि जनता इस बार साइलेंट थी, जनता अपने मन की बात मणिदीप नहीं बता रही थी। क्या ऐसा आपको भी आभास हुआ जब आप ग्राउंड पर गए?
देखिए वही मैंने कहा कि इस बार बीजेपी का वोटर जो था वो काफ़ी हद तक वोकल था और लेकिन जो वोटर साइलेंट था, जो कह रहा था कि हाँ मोदी जी तो हैं ठीक, लेकिन तो जो लेकिन के आगे, जो बिंदु के आगे जो बातचीत शुरू हो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा, मतलब कुछ एक युवा थे मथुरा शहर के, उन लोगों ने कहा था कि हम भारत, मतलब बोलना चाहिए कि हम भारत माता का की जय बोलकर क्या करेंगे, ये हमारी ही माँ जो है घर के अंदर भूखी रहेगी। तो एक ऐसा बयान था, इस बयान से मैं एकदम चौंक गया। तो भी दिखाई दे रही है। हेमा मालिनी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वो एक, क्योंकि मथुरा शहर की क्या सांस्कृतिक भौगोलिक क्या परिस्थिति ઇન્ક્વાયરી કરી રહ્યા છે સાહેબ આજે જે પહોંચેલી मात्रा છે વધુમાં फेवरेबल रहा है। जो भी जाट वोटर था वो अजीत सिंह के बेटे के साथ आ जाने से, आरएलडी के साथ आ जाने से जाट वोटर भी था माठ विधानसभा के अंदर, छाता विधानसभा के अंदर, तो वो सीट तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से युवाओं के अंदर बार बार जो हमारा फोकस यहाँ पर जा रहा है कि युवाओं के अंदर जो एक असंतोष था, बीजेपी के जो कोर वोटर भी थे वो लोग, हम लोगों ने पूछा था पिछले चुनावों में आपने वोटिंग किसको करी थी, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पिछले चुनावों में बीजेपी को वोटिंग करी थी। लेकिन के आगे जो लोग चुप हो जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से जो रुझान है, इन रुझानों के अंदर पूरी तरह जो इंडिया गठबंधन है उसको उत्तर प्रदेश में बढ़त मिली है। खुद राजनाथ, आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80-90 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी 5% का दावा जो है वादा लेकर के चल रही थी। रायबरेली की बात कर लेते हैं, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी माताजी की सीट, हालांकि राजस्थान से राज्यसभा सांसद अब सोनिया गांधी बन गई है, और ये स्ट्रैटेजी चल रही थी कि आखिर रायबरेली क्यों चुना राहुल गांधी ने। आपको इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी समझ में आई अब जबकि ये नतीजे आ रहे हैं? रायबरेली के पीछे एक रणनीति ये थी कि शुरुआत में तो राहुल गांधी चाहते नहीं थे चुनाव लड़ना रायबरेली से। उनका कहना था कि अगर मैं रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीत गया तो फिर मैं वायनाड सीट को नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि वायनाड वो सीट है, क्योंकि पिछली बार वो अमेठी से हारे थे, तब वायनाड ने उन्हें जिताया था। लेकिन पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मंथन हुआ। आपको याद होगा आखिरी वक्त में रायबरेली अमेठी से कैंडिडेट्स की घोषणा की गई थी कि राहुल रायबरेली से लड़ेंगे। रायबरेली सीट जो है वो एक तरीके परंपरागत सीटें दोनों हैं, लेकिन चूंकि रायबरेली की सीट उनकी माँ के द्वारा खाली की गई थी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही लंबे समय तक सोनिया गांधी, तो एक तरीके से ये एक मैसेज भी था कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी ही हैं। ये भी चर्चा थी पहले कि अमेठी या रायबरेली दोनों भाई बहन लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा। मथुरा की एक बात मैं बता दूं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, बीजेपी ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में सीरियस नहीं थी। बीजेपी इस चुनाव में यूपी की एक सीट के लिए जान लगा रही थी। हाँ बिल्कुल। मथुरा का जो एक क्वेश्चन है जो हमारे संवाददाता, फटाफट से बस कर दीजिए, फिर बिहार की बात करेंगे। कि मथुरा में जाट वोटर काफी संख्या में है, 4 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जाट वोटर्स हैं। हेमा मालिनी 2 बार से वहाँ सांसद है। इस बार चर्चा थी, मथुरा सीट कांग्रेस को दी गई थी गठबंधन में, तो चर्चा थी कि मथुरा से विजेंद्र जो बॉक्सर रहे हैं इंटरनेशनल और जाट समाज से आते हैं हरियाणा के, उनको टिकट दिया जाएगा, इस तरह की चर्चा थी। ठीक है। तो ऐसे में ये बात हुई कि भाई अगर विजेंद्र यहाँ आ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि जाट वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा सकता है। उस सूरत में रातों रात अचानक क्या हुआ कि रात को विजेंद्र सिंह कांग्रेस के पक्ष में ट्वीट करके सोए और सुबह देखा कि वो बीजेपी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये इससे लगा कि शायद बीजेपी हर सीट को कितना सीरियसली ले रही है। दूसरी चीज एक हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल्स की। तो एग्जिट पोल्स तो ज्योति कि वो तो हर 5 साल 10 साल में धराशायी होने के लिए ही शायद बने हुए हैं, क्योंकि इनकी आप 2004 का मुझे याद है। 2019 का सटीक बैठा था। वो सटीक बैठ गया। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन बिहार का जिक्र कर लेना भी बहुत जरूरी है। बिहार भी बहुत इंटरेस्टिंग राज्य है। 40 लोकसभा की सीटें, पिछली बार 39 बीजेपी एनडीए को मिली थी 39, और 1 सीट किशनगंज वाली कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। देखिए इस बार क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में 40 सीटों पे मुकाबला दिलचस्प, लेकिन अभी भी एनडीए को बिहार में अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को जेडीयू के खाते में 15 सीटें, सबसे ज्यादा जो गेन है वो यहाँ पे जेडीयू का है, 15 सीटें। बीजेपी 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि आरजेडी नहीं भुना पाई है। एलजेपी को 5 सीटें मिली थी और 5 के 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी आगे चल रही है। आरजेडी को 4 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त नजर आ रही है। महज 1 सीट पर सिमट रही है। हालांकि 1 सीट ही पिछली बार कांग्रेस पार्टी के खाते में थी, किशनगंज की, तो अब उस सीट को रिटेन करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आरजेडी, जिसकी आंधी इस बार कहा जा रहा था कि आंधी चलेगी, बहुत कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, तो ये क्या हो गया बिहार में? उत्कर्ष के पास चलते हैं। उत्कर्ष जरा बताइए।
अब बिल्कुल देखिए, बिहार में आरजेडी का फैक्टर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी जो है वो बढ़त बनाई हुई है, जिसमें एक बीजेपी की सीट, अगर बक्सर की बात की जाए वहां पर बीजेपी पीछे है, आरजेडी आगे है। वहीं दूसरी सीट बिहार की पाटलिपुत्र सीट है, जहां पर लालू यादव की बेटी यानी कि मीसा भारती आगे हैं, करीब 40,000 वोटों से आगे हैं। वहीं अगर बात की जाए बक्सर की, तो बक्सर में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह 317 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि लेफ्ट की पार्टियां कहीं ना कहीं इस बार आगे नजर आ रही हैं। काराकाट में राजा राम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए, करीब 38,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा पीछे हैं, पवन सिंह पीछे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आरा से, तो केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, वो भी पीछे चल रहे हैं, 14,000 वोटों से करीब पीछे चल रहे हैं। तो इस बार दबदबा जो है वो लेफ्ट की पार्टियों का बिहार में ज़्यादा नजर आ रहा है और 2 सीटों पर आरजेडी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुई नजर आ रही है। बाकी सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के तरफ कह सकते हैं कि जा रही है। लेकिन एक सीट, ऐसी सीट जहां पर अब क्लियर लगभग चीज़ें साफ होती जा रही हैं, वो है जहानाबाद सीट। जहानाबाद सीट से आरजेडी जो है वो आगे निकल चुकी है, 50,000 वोटों से आगे निकल चुकी है। हालांकि ये आखिरी रुझान नहीं है, लेकिन अभी भी जो बढ़त बनती नजर आ रही है, ये माना जा रहा है कि जो उम्मीदवार को लेकर नाराजगी थी वो इस बार साफ है। पप्पू यादव की बात की जा रही थी, लग रहा था पप्पू यादव आगे निकलेंगे, लेकिन करीब 4,800 वोटों से पीछे हो गए हैं। तो ये सारी अहम सीटें हैं। चिराग पासवान काफ़ी अच्छी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, करीब 50,000 वोटों से जो है वो आगे हैं। पिता का रिकॉर्ड तो संभवतः नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अच्छी कह सकते हैं कि उछाल जो है वो चिराग पासवान के वोटों में नजर आई है, क्योंकि ये वही सीट है हाजीपुर जहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते आए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज किया गया था। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की, एक सीट जो है कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है, वो कह सकते हैं बक्सर सीट है। बक्सर से अश्विनी चौबे को जब से हटाया गया उसके बाद नाराजगी भी थी और दूसरे प्रत्याशी को दूसरे जगहों से लाया गया, इस वजह से प्रत्याशी को लेकर भी नाराजगी थी। और सुधाकर सिंह आरजेडी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बेटे भी हैं, वो 317 वोटों से आगे चल रहे हैं। काराकाट की बात की जाए, सीपीआईएमएल के उम्मीदवार काफ़ी आगे निकल चुके हैं, 20,000 वोट से आगे जो है फिलहाल निकल चुके हैं। राजा राम आगे, पवन सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। उपेंद्र कुशवाहा की वोट जो है वो कह सकते हैं कि पवन सिंह ने काट ली है। हम वीवीआईपी सीटों की भी बात करेंगे उत्कर्ष, लेकिन बड़ा सवाल ये है, सुमित मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, देखिए आप बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ था 17 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी थी, 16 सीटें जेडीयू को दी थी और जेडीयू उन 16 सीटों में से 15 सीटें जीती हुई नजर आ रहा है, जबकि 17 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज मैं जोड़ूंगी, पिछली बार शून्य था आरजेडी, कुछ नहीं था आरजेडी के पास, लेकिन फिर भी हासिल हो रही है 3 से 4 सीटें। हाँ बिल्कुल, 3 से 4 सीटें हासिल हो रही हैं और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा झटका, इतना बड़ा झटका इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी और इस बार एक कांग्रेस भी जीत रही है, आरजेडी भी जीत रही है। और जिस तरीके से का कॉम्बिनेशन बिहार में है, बिहार में हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ मिल जाते हैं, उनकी जेडीयू जिस पार्टी के साथ मिल जाती है वो क्लीन स्वीप कर देती है। चाहे वो आरजेडी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़े तो वो गठबंधन जीतता है, बीजेपी बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। हाँ, फिर से नीतीश कुमार है। और एक और बात मैं कह दूं कि अगर थोड़ा सा भी मामला फंसा, थोड़ा सा भी सीटों में ऊपर नीचे हुआ, तो ये जो जेडीयू की 16-17 सीटें जो दिख रही हैं, ये सीटें जो अभी हम एनडीए के खाते में देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो वो पलटी मारने में वक्त तो लगेगा नहीं नीतीश कुमार को। तो ये आप मान के चलिए कि ये है भले ही एनडीए के खाते में सीटें, लेकिन बीजेपी अगर अपना सीटें अगर बीजेपी अपनी मेंटेन नहीं कर सकी तो एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन में भी ये सीटें जा सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। हाँ, और जो लोक जनशक्ति बहुत संभाल के रखना होगा जेडीयू और चिराग पासवान का भी यही सिस्टम है। आप मान के चलिए कि 5 सीटें जो चिराग पासवान की पार्टी जीत रही है वो फिलहाल एनडीए के खाते में आपको दिख रही हैं। लेकिन अगर इधर सरकार बनती हुई दिखी, शाम तक चीजें अगर बदली और सरकार उधर बनती हुई अगर नजर आई, तो वो 5 सीटें भी एनडीए से निकलकर इंडिया में जा सकती है। उनके पिताजी तो जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा था। वो तो हाँ, वो अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहते थे और मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री। अच्छा, वो गजब की कला होती है कि सरकार जिसकी बन रही है आप वही उसी पाले में हो जाइए। तो खैर वो बात ये यूपी में भी आप देख सकते हैं, जयंत चौधरी जो 2 सीटों पर जीत रहे हैं। उत्कर्ष ग्राउंड पर मौजूद हैं, उत्कर्ष ज्यादा बेहतर स्थिति बता सकते हैं, लोगों के बीच गए हैं। उत्कर्ष काफी कुछ हासिल करती हुई जेडीयू दिखाई दे रही है, तो क्या अब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी? जो पहले बड़ा भाई था फिर वो छोटा बन गया, अब जो रुझान इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 15 सीटों पर जेडीयू, 12 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जरा बताइए अब बड़ा भाई कौन?
अब बिल्कुल देखिए, अगर इस बार के समीकरण को देखा जाए तो अगर कुल सीटों की बात की जाए तो 16 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे और 17 सीटों पर बीजेपी ने। लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद देर रात नीतीश कुमार पटना भी आ गए, तो कई अटकलें लगाए जा रहे थे कि क्या आने वाले समय में कौन मंत्री बन सकते हैं या नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जो आज रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें महज एक सीट फंसती हुई जेडीयू की नजर आ रही है, वो जहानाबाद सीट है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 3 से 4 सीट फंसती हुई नजर आ रही है, बक्सर सीटें हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि काराकाट हालांकि एनडीए के पास है, लेकिन ये भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस बार कह सकते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू जरूर नजर आएगी। 17 सीटों की जो उम्मीदवारी है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं इस बार इतनी बार्गेनिंग भी कर पाएगी बीजेपी के साथ मंत्री पद को लेकर भविष्य में अगर सरकार बनती है? और बिल्कुल देखिए, अगर दो टर्म को देखा जाए तो केवल एक ही मंत्री जो है वो आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से बने थे, वो भी महज 1 साल से ज़्यादा के लिए उनका कार्यकाल नहीं रहा। इससे पहले जेडीयू जो है वो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थी। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि 2 मंत्री जो है वो कह सकते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। एक नाम ललन सिंह का आ रहा है, दूसरा संजय झा का आ रहा है। एक लोकसभा उम्मीदवार है, एक राज्यसभा सांसद मौजूदा है। तो ये 2 उम्मीदवार जो है कह सकते हैं कि ये हिस्सेदारी जो है नीतीश कुमार मांग सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कल प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, अमित शाह से फोन पर जरूर बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तो माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होगी। वहीं हमने एक जिक्र किया लेफ्ट पार्टियों का दबदबा इस बार ज्यादा नजर आ रहा है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और कहीं ना कहीं स्थितियां अंतिम तक ऐसी रही तो ये 2 सीटें जो है वो भी हार सकती है एनडीए। देखिए, काराकाट की हमने बात की, पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, पवन सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए और राजा राम जो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हैं वो करीब 28,000 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। आरके सिंह की बात की जाए, आरा ऐसी सीट है जो माना जाता था कि आरा जो है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वहां पर भी 24,000 वोट से पीछे चल रहे हैं आरके सिंह। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बावजूद उनकी स्थितियां वहां पर अभी फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। लेकिन रुझान में अभी काफी वक्त है, तो सीपीआईएमएल और सीपीआईएम पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हो गई है, जबकि रोहिणी आचार्य भी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है राजीव प्रताप रूडी से। तो ये अंतर लोकसभा चुनावों के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं है। उत्कर्ष, बिल्कुल देखिए, अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो पाटलिपुत्र ऐसी सीट है जहां पर पहले रुझान तक शाम होते होते जो है चीज़ें बदल जाती हैं। पहले जो है वो पाटलिपुत्र सीट में सबसे आगे बढ़त जो होती है वो कह सकते हैं कि ज़रूर एनडीए आरजेडी की होती है। मीसा भारती इससे पिछले बार भी बढ़त में थी, लेकिन अगर अभी के हिसाब को देखा जाए तो करीब 35,905 वोट से अभी मीसा भारती आगे चल रही हैं। वहीं रामकृपाल यादव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो 35,500 कुछ वोट से पीछे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये ऐसी सीट है जो शाम तक स्थितियां जो हैं वो बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर जो बढ़त अभी चल रही है, कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक जरूर नजर आ रहा है। और पाटलिपुत्र सीट जो है कह सकते हैं कि आरजेडी बढ़त बना रही है। इसके अलावा एक सीट और है जहानाबाद, जहां पर 54,000 वोट से ज्यादा आगे जो है वो आरजेडी निकल गई है और ये प्रत्याशी की नाराजगी है। जी ठीक है उत्कर्ष, जरा गिरिराज सिंह जी की सीट के बारे में बता दीजिए। थोड़ी देर पहले वो पीछे चल रहे थे। अब बिल्कुल देखिए, गिरिराज सिंह की बात की जाए तो गिरिराज सिंह शुरुआत में जो है वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो गिरिराज सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। करीब 24,628 वोट से जो है वो गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं वहां पर भी सीपीआई के नेता हैं, सीपीआई के नेता को भी अच्छी खासी वोट मिले, लेकिन शुरुआती दौर में सीपीआई के अवधेश राय आगे चल रहे थे, लेकिन अब गिरिराज सिंह को कह सकते हैं कि बढ़त मिल गई है। 24,600 वोट से आगे चल रहे हैं। ये भी सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी। एक सवाल ये कि राहुल गांधी बिहार नहीं गए, उन्होंने बिहार की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर डाल दी। शायद 1 या 2 बार वो गए थे, इससे ज्यादा बार वो गए नहीं है। तो तेजस्वी यादव कई भीड़ काफी ज्यादा थी, तस्वीरें भी हमने देखी। तो क्या तेजस्वी यादव जितना गेन करने का सोच रहे थे और जितना वो बोल रहे थे, तो कहां कमी आरजेडी की तरफ से रह गई? या आपको लगता है कि राहुल गांधी के कुछ और दौरे होते तो फिर शायद आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को फायदा होता?
अब बिल्कुल देखिए, बिहार में कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारी थी, लेकिन राहुल गांधी की बात की जाए तो महज 2 सीटों पर वो प्रचार करने आए थे। पहली सीट भागलपुर थी और दूसरी सीट जो थी वो पटना साहिब, अपने प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के लिए। ये वही अंशुल अभिजीत है जो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं, और कह सकते हैं कि पटना साहिब के लिए पहली बार कोई ऐसा चेहरा था जो अननोन चेहरा माना जा रहा था, जिसे किसी ने देखा भी नहीं था। पहली बार कह सकते हैं उनकी उम्मीदवारी थी। तो इन 2 सीटों पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने आए थे। मीसा भारती के लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन ये तमाम सीटों को लेकर भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी कुछ खासा बिहार में अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। लिहाजा तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाली। करीब 251 से ज़्यादा रैलियां जो हैं वो खुद तेजस्वी यादव ने की, और कुछ जगहों पर खुद लालू यादव भी गए। लालू यादव की बात की जाए तो रोहिणी आचार्य के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और इसके अलावा मीसा भारती, दोनों बेटियों के लिए लालू यादव ने जमकर प्रचार प्रसार किया। तो तेजस्वी यादव ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन लालू यादव कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो मौजूदगी बिहार में नजर नहीं आई, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। 9 सीटों में महज एक भी सीटें ऐसी नजर नहीं आ रही जहां पर कांग्रेस की जो है वो बढ़त हो। तमाम सीटें जो है वो कांग्रेस फिलहाल लूज करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यही सवाल सुमित मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि 2 बार दिखाई दिए हमें राहुल गांधी बिहार में। जैसा कि हमने देखा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी यूपी में हमें बहुत साथ में दिखाई दिए, रोड शोज किए, रैलियां की, उसका असर भी दिखा। तो अगर आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही बिहार भी जाते, तेजस्वी और राहुल दिखाई देते, तो शायद और फायदा होता? हाँ, बिल्कुल फायदा हो सकता था। राहुल गांधी, अब देखिए राहुल गांधी को अगर आप देखें तो जो राहुल गांधी 2014 में थे और जो 2024 में, 10 साल के भीतर उनको लेकर जो जनता की सोच है, परसेप्शन है, वो परसेप्शन अब बदल चुका है। तो जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पहले कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, फिर उन्होंने उसका वो आंकलन देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगभग वो 125 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे, कितनी सीटें वहां मिली? हाँ, वो अभी जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। एक बात मैं बोलना चाह रहा था, जो उत्कर्ष भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बार्गेनिंग नीतीश कुमार ज्यादा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो आंकड़ा है 272 का, अगर बीजेपी इसको टच करती है अपने आप में आगे चलकर शाम तक, तो बात अलग होगी। और अगर टच नहीं करती है 240 या जो साहब दिख रहा है 243, अगर यही रुझान जो है मेंटेन होकर सीट में तब्दील हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी 29 सीटें भी चाहिए। हाँ, बार्गेनिंग करना। क्योंकि आप देखिए, हमें याद है एनडीए पार्ट 1 की जब सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार उस गठबंधन का हिस्सा थे, और बार्गेन उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि 4 मिनिस्ट्री होती हैं। अगर प्रधानमंत्री पद के अलावा 4 मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में है राष्ट्रपति भवन के सामने, और वहीं पीएमओ भी है रायसीना हिल्स पर। वो 4 मंत्रालय कोई भी सरकार वो सबसे मेन मंत्रालय अपने पास रखती है। कांग्रेस ने यूपीए के दौरान 4 मंत्रालय अपने पास रखे थे, भले ही वो गठबंधन की सरकार थी दोनों टर्म में। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी तो उनमें से एक मंत्रालय उन्हें समता पार्टी जो उन दोनों हुआ करती थी, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की, उसको देना पड़ा था, और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री बने थे। इतनी टफ बार्गेन नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से उस वक्त किया गया। लेकिन आप बार्गेनिंग आपको किसके साथ करनी है, आपको ये भी देखना है? हाँ, बिल्कुल, ये आपको देखना है, लेकिन आपको ये भी देखना है साथ में कि सीटें अगर कम रह रही हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा हमें देखो ज्योति दिख रहा है ना। जो कह रहे थे कि जेडीयू अब खत्म हो गई, जेडीयू का अब कुछ नहीं है, तो अब जेडीयू जिंदा हो गई। हाँ, जेडीयू जिंदा, चुनावों के बाद से लग रहा है जेडीयू हमेशा से बिहार में जिंदा है, अनलेस अनटिल वो किसी के साथ गठबंधन जरूर करे। अगर नहीं गठबंधन करेगा तो फिर कैसे? आप बताइए, जेडीयू ने भी क्या एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सीटें आ जाएंगी? 15 सीटें आती हुई अभी दिखाई दे रही है, ये रुझान है, अभी कुछ और राउंड की गिनती होना बाकी है। क्या जेडीयू ने एक्सपेक्ट किया था ये? बिल्कुल देखिए, अगर जेडीयू की बात की जाए तो धरातल पर नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। और देखिए, इस बार हमने ये भी देखा कि 11% जो महिलाओं के वोटिंग फीसदी जो है वो बढ़ गई। तो यानी कि जो बिहार में महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार की ऐसे भी साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं। जब से 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर देखने को मिला, और नीतीश कुमार इसको लेकर हमेशा सामने आते हैं। नीतीश कुमार रोजगार की बात करते हैं, नीतीश कुमार नल जल योजना की बात करते हैं, तो ऐसी कई योजनाएं जो हैं वो धरातल तक ज़रूर पहुँची। तो इस वजह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का दबदबा आज भी यहाँ पर कायम है। भले नीतीश कुमार की पार्टियां विधानसभा में कुछ बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा में पिछले बार भी 16 सीटों पर थी, और इस बार माना जा रहा है कि 14 से 15 सीटें जो है वो नीतीश कुमार को मिलेंगी। एक सीट पूरी तरीके से माना जा सकता है कि जाने वाली है, वो है जहानाबाद, लेकिन दूसरी तरफ किशनगंज ऐसी सीट जो है वो वापस आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बढ़त जो है वो जेडीयू ने बनाई हुई है। अभी भी करीब 34,000 से ज़्यादा वोट जो है वो आगे बढ़ चुकी है किशनगंज में। तो किशनगंज की सीट
लग रही है कि वापस आ सकती है, लेकिन जहानाबाद की सीट जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। इसके अलावा पप्पू यादव जहां से उम्मीदवार हैं, यानी कि पूर्णिया से, वहां से भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, उनको लेकर भी परेशानी का सबक था, लेकिन वो भी सीटें अब फिलहाल आगे बढ़त जो है वो संतोष कुशवाहा ने बना ली है। तो नीतीश कुमार को नकार के बिहार में राजनीति करना काफी मुश्किल है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी। ठीक है, तो जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि आरा लोकसभा सीट का क्या हाल है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे वहां से, अभी क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर आरा की बात की जाए तो आरा में एक तरफ जहां पर बीजेपी है तो दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी है। हालांकि देखिए अभी भी लेफ्ट पार्टी का दबदबा बरकरार है। सुदामा प्रसाद जो है वो करीब 27,746 वोटों से अभी भी लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जरूर आरके सिंह के लिए है और ये सीट काफी अहम मानी जाती है बीजेपी के लिए। अगर ये सीट लूज होती है तो परेशानी का सबक जरूर होगा बीजेपी के लिए। ठीक है, उजियारपुर लोकसभा सीट का भी बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी वहां से लगभग 4,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। अभी की क्या स्थिति है? राजद के प्रत्याशी आलोक मेहता से वो पीछे चल रहे थे, आलोक मेहता आगे चल रहे हैं, अभी का क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो नित्यानंद राय काफी आगे निकल गए। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, देखिए इस वक्त नित्यानंद राय की बात की जाए तो काफ़ी आगे निकल गए हैं, करीब 11,739 वोटों से आगे चल रहे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं आलोक मेहता वो पीछे हो गए। तो ये ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी कह सकते हैं अहम है। चिराग पासवान भी करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर भी लगातार एक परेशानी का सबक था कि हाजीपुर उनके लिए काफ़ी अहम सीट थी, लेकिन अब देखिए 48,000 वोटों से आगे जो है वो चिराग पासवान भी चल रहे हैं। अच्छा, पशुपति पारस पिछली बार हाजीपुर से चुनाव जीते थे और इस बार चिराग पासवान ने ये सीट खुद अपने पास रखी कि वो लड़ूंगा और फिर उनकी पार्टी में जो भी डिस्प्यूट हुआ, अलग हुए दोनों। और लेकिन चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से बेटे की तरह चिराग पासवान को देखता हूं। उनका ये कहना, प्रधानमंत्री का आकर के रैली करना, उसने चिराग पासवान को, एलजेपी को कितनी मजबूती दी? बिल्कुल, देखिए अगर लोजपा की बात की जाए तो लोजपा के जो संस्थापक थे यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनको मौसम वैज्ञानिक माना जाता था और राजनीतिक तौर पर सच में मौसम वैज्ञानिक थे कह सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें पहले नजर आती थी तमाम सीटें जो है वो रामविलास पासवान जीतते थे और उन्हीं की भूमिका में इस बार चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। 5 सीटों पर जो बढ़त है वो नजर आ रही है और छोटी मोटी बढ़त नहीं, तमाम सीटों पर 40,000 से ऊपर बढ़त जो है वो नजर आ रही है। तो अगर ये 5 सीट चिराग पासवान जीते हैं तो उनके लिए भी काफी अहम हो जाएगा। और तो यहाँ पे एलजेपी चूंकि अभी 298 सीटें एनडीए की है और एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई भी दे रही है रुझानों के मुताबिक, और अगर यही बरकरार रहता है तो एलजेपी की तरफ से हम चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान ये तय है कि वो केंद्रीय कैबिनेट में जाएंगे, लेकिन मंत्रालय को लेकर लगातार संशय रहता है क्योंकि रेल मंत्रालय पहले भी उनके पिता के पास रहा है या फिर कह सकते हैं खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय भी रहा है। तो कोई अहम कह सकते हैं कि सीट जरूर मंत्रालय उन्हें मिल सकता है, लेकिन फिलहाल कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो तो चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद चीजें होंगी। लेकिन चिराग पासवान की एक अहम भूमिका जरूर इस बार नजर आएगी क्योंकि 5 की 5 सीटें अमूमन चिराग पासवान जीतते नजर आ रहे हैं। सुमित, चिराग पासवान ने अपना कद बढ़ा लिया इन 5 की, क्योंकि 5 सीटें मिली थी, 5 की 5 सीटें वो अपने खाते में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने कद बढ़ा लिया। आप याद कीजिए 1-2 साल पहले का वक्त याद कीजिए जब उनकी पार्टी उनके पास नहीं रही थी, उनके साथ लग रहा था खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। पशुपतिनाथ पारस उनके चाचा को केंद्र में मंत्री बना दिया था मोदी जी ने और उनकी पार्टी के सांसद उधर चले गए थे, उनके पास कुछ बचा नहीं था चिराग पासवान के पास। लेकिन उसके बावजूद जो कमबैक उन्होंने किया, चिराग पासवान की उपयोगिता को बीजेपी ने समझा और उनकी समझ में आ गया बीजेपी की में कि बिहार के भीतर जो एलजेपी का वोटर है, जो रामविलास पासवान जी की लेगेसी है, वो लेगेसी के वारिस जो है चिराग पासवान ही है, उनके भाई पशुपतिनाथ पारस नहीं है। ये बीजेपी की समझ में आया और इस चुनाव में वो साबित भी हो गया। 5 सीटें उन्होंने लड़े और 5 की 5 उन्होंने जीती। तो आप देख रहे हैं लेकिन अब चिराग पासवान, अभी एनडीए की सरकार बनती हुई अभी रुझानों में दिखाई दे रही है। अब जो सवाल मैंने उत्कर्ष से पूछा था कि वो अपने लिए क्या बार्गेनिंग करेंगे, और चूंकि 5 की 5 सीटें हैं तो वो चाहेंगे अपने पिता की तरह ही कि कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में एक अहम मंत्रालय उनको मिले। निश्चित तौर पर वो बार्गेन करेंगे और अच्छा बार्गेन करेंगे और मुझे लगता है कि बार्गेनिंग में शायद वो बंगलो भी शामिल होगा
जो बंगलो उनके पिताजी के नाम पर था और जो जब खाली कराया गया था तो फिर काफ़ी उसमें फजीयत हुई थी। ज़बरदस्ती एक तरह से कहें कि खाली करा दिया गया था। उन्होंने रामविलास पासवान के नाम से स्मारक बना दिया था, मूर्ति लगा दी थी, लेकिन उसको फिर खाली कराया गया था क्योंकि वो चिराग पासवान उस बंगलो की रामविलास पासवान जी की मौत के बाद वो बंगलो खाली हो गया था। तो वो फजीयत भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब जो बार्गेनिंग, देखिए जब सत्ता में आप होते हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में है और जो ब्रूट मेजोरिटी उसके पास अगर किसी पार्टी के पास है तो वो उसकी फंक्शनिंग दूसरे तरीके से होती है, और जब आप बहुमत से पीछे हैं तो फिर उसकी फंक्शनिंग दूसरे तरीके से होती है। अगर जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं 243, अगर 30 सीटें और बीजेपी को नहीं आई शाम तक या पूरे नतीजे आने तक, यानी ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो 30 सीटों की जो कमी होगी उसके लिए बीजेपी को बहुत कई तरह की बार्गेनिंग बीजेपी को झेलनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 227 सीटें हमें इंडिया गठबंधन के लिए दिख रही हैं, हो सकता है ये 227 सीटें जो आपको एनडीए में अभी इस वक्त जो पार्टीज दिख रही हैं वो हो सकता है इस इंडिया गठबंधन में शामिल होकर इसको बहुमत दिला दें। भाई देखिए कई सारे सीटें ऐसी हैं, कई सारी पार्टीज ऐसी हैं जो कि दोनों दलों के साथ रहने का उनका इतिहास रहा है, चाहे जेडीयू हो या फिर ये एलजेपी हो। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की 2 पार्टियां हैं जो आदि शिवसेना और टीडीपी भी जा सकती है, टीडीपी भी जा सकती है, टीडीपी भी जा सकती है, उसको अच्छी सीट्स मिली हुई हैं, और नवीन पटनायक भी जा सकते हैं। हालांकि वो कभी यूपीए में शामिल हुए नहीं, बीजेपी के साथ जरूर गठबंधन रहा, लेकिन अगर सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है अभी थोड़ी दोस्ती में खटपट चल रही है। हाँ, दोस्ती में खटपट चल रही है। 2-3 सीटें शायद वो जेडीएस कर्नाटक में भी जीत रही है, एचडी देवेगौड़ा जी वाले, इतिहास रहा है। वो कांग्रेस के साथ तो सरकार चला चुके हैं, तो वो भी जा सकते हैं। तो अब चीजें बहुत ज्यादा ना गडमड होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो सरकार बनाएगा, चाहे इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के पास ज्यादा सीटें निसंदेह उन्हीं को पहला मौका मिलेगा, तो उसको काफी ज्यादा बार्गेनिंग झेलनी पड़ेगी और काफी ज्यादा। चलिए, मुझे लगता है हमने बिहार के बारे में विस्तार से बात कर लिया, अब यूपी का जिक्र कर लेना भी जरूरी है। यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, जनसंख्या के लिहाज से, लोकसभा सीटों के लिहाज से, यूपी में क्या चल रहा है देख लीजिए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 1.5 लाख की बढ़त बनाए हुए हैं, 1.5 लाख से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं 50,000 वोटों से। कन्नौज से अखिलेश यादव 62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा मैनपुरी से डिंपल यादव 80,000 वोटों से आगे चल रही है। तो ये मोटा मोटी जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वो बता रहे हैं। संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर से, चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। लखनऊ में राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। लखनऊ की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के अजय मिश्रा पीछे चल रहे हैं। ये देखिए, निरुआ 55,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के, फैजाबाद अयोध्या से भी बीजेपी कैंडिडेट पीछे हैं। वो अयोध्या जहां पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। मेनका गांधी 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के बड़ी बड़ी सीटें, अनुप्रिया पटेल, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बड़ी बड़ी सीटें वो पीछे चल रही हैं। तो ये इधर आप देख रहे हैं सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, और ये मोटा मोटी सीटें। गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन आगे चल रहे हैं, जैसा कि सुबह से ही वो आगे चल रहे हैं और सुबह से ही ये ट्रेंड बरकरार है। अक्षय यादव 60,000 वोटों से फिरोजाबाद से आगे चल रहे हैं। रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, जो फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा झटका आया है, 1.5 लाख वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। कुशीनगर से, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, अब यूपी की कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ये कि बीजेपी के मुकाबले जो समाजवादी पार्टी है वो काफी कुछ हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार यूपी की टैली प्लीज डाल दीजिए, यूपी की पूरी टैली डाल दीजिए, ताकि दर्शक भी हमारे देख पाए कि कितनी सीटें किसे मिली हैं। कुल मिलाकर के 80 लोकसभा की सीटें, और इन 80 सीटों में से बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाने की कोशिश तो कर रही थी हर रुझान में, तो लेकिन समाजवादी पार्टी काफी अच्छा खासा गेन करती हुई। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी हैं और यूपी पर खास तौर से नजर बनाए हुए हैं। मोहित यूपी के रहने वाले भी हैं, और मोहित जरा ये बता दीजिए कि अभी की क्या स्थिति है, अभी की टैली क्या कहती है यूपी की? देखिए, प्रेजेंट में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 में से 36 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी यहां पर आगे चल रही है। यहां पर मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आगे समाजवादी पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अभी। अच्छा, मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त आरजेडी नेता मनोज झा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दो तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा
फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज़्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी, और आप लोग कोशिश करेंगे कि नीतीश जी को आप बताएं कि भाई इधर आना है, आप इसके सूत्रधार रहे हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही। उन्हें आत्ममुक्तता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूँ उसी अनुसार निर्णय लेंगे। तो मनोज अपना पक्ष रखते हुए, और देखिए नीतीश कुमार ने भी काफ़ी कुछ हासिल किया है, बड़े भाई की भूमिका में बिहार में अब वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, बिहार पर हमने काफ़ी बातचीत कर ली, लेकिन मोहित हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पर नज़र बनाए हुए हैं। मोहित, आज तो समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, उनके अंदर के कैडर, जितने भी लोगों से हमने बात की थी, चुनाव के पहले मैं बात कर रहा था, तो उनका अंदाज़ा था कि भाई टारगेट हमारा 12 से 15 है। चुनाव की वोटिंग के बाद भी वो सोच रहे थे कि हम 20 तक जा सकते हैं। जिस तरीके से अभी 37 उनको मिलती हुई दिख रही है, ये तो उन्होंने कभी नहीं। बीजेपी से बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी आई गेस 34 सीटों पर है। जी जी बिल्कुल, 34 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 20 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बार्गेन कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें नहीं दी, 17 सीटें दी, और इन 17 में से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो काफी कुछ हासिल करती हुई, देखिए ये सफर 2019 में 5 सीटों से समाजवादी पार्टी का शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी, जो अब 37 सीटों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी भी कई राउंड की जो गिनती है वो बाकी है। मोटा मोटी तस्वीर अब तक सामने आ चुकी है। देखिए, अब वक्त जो है वो 1:30 बज चुका है, और ये मोटा मोटी तस्वीर है। बहुत कुछ बदलेगा तो बहुत छुटमुट कोई बदलेगा, ये अखिलेश यादव का अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव क्या कहते हैं। अगर हम सीटों की बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो वो तमाम सीटें हैं। 37 सीटों में एक तो सबसे ऊपर से अगर हम पश्चिम, कौन सी सीटें सबसे ज्यादा आपको चौंकाया? देखिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सीट थी कैराना। एक तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, इकरा हसन वहां से जीत सकती है, लेकिन जो समीकरण अंदर के कह रहे थे कि नहीं, इकरा हसन की सीट वो फंस सकती है, लेकिन अभी की कंडीशन के हिसाब से इकरा हसन वहां से 59,000 वोटों से आगे चल रही है। हाँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली सीट है वो मुजफ्फरनगर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये चीनी का कटोरा, और संजीव बालियान से उम्मीद ये थी कि, और पिछली बार का मार्जिन आप जरा देख लीजिए, उनको लगता है कि जो जाट वोट है, आरएलडी को साथ करके वो जाट वोट साथ आ पाएगा, लेकिन 10,000 वोटों से, सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छे खासे अंतर से नहीं, 10,000 वोटों से संजीव बालियान जीते थे, और अजीत सिंह से जीते थे। याद होगा, दिवंगत नेता अजीत सिंह से वो जीते थे, लेकिन वो जाट वोटों को अपने पास करने में कामयाब नहीं हो पाए। वो वोट मुझे लगता है ट्रांसफर नहीं हो पाया। देखिए, वहां पर पश्चिमी यूपी, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जो समीकरण देखने को मिला था, वहां पर कई तमाम स्थानीय नेताओं की नाराजगी थी। जिस तरीके से, चाहे संगीत सोम का जिक्र करूंगा, संगीत सोम की नाराजगी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कह दिया कि हम तो अपना नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, हाँ। और कौन संजीव बालियान, उन्होंने यहां तक कह दिया। मतलब आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में ये तो कार्यशैली कभी देखी ही नहीं गई, जबकि मुजफ्फरनगर में इस लेवल की वहां पर नाराजगी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे हॉट सीट जो थी रामपुर की, रामपुर में जिस तरीके से लड़ाई हुई, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में टसल देखा गया। अखिलेश यादव जेल के अंदर भी मिलने चले गए, और आजम खान ने दबाव बनाया कि भाई अखिलेश आप आइए, आप खुद लड़िए। अखिलेश मना करते हैं, और एक पैरासूट कैंडिडेट दिल्ली की जामा मस्जिद के मौलाना को, वहां पर मुहिबुल्लाह नदवी को वहां पर उतार दिया जाता है।
कयास ये लगाए जा रहे थे कि मुहिबुल्लाह नदवी वहां पर हार सकते हैं, क्योंकि 2022 के बाद जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुए वहां पर बीजेपी के आकाश सक्सेना जीत गए, उनको भाजपा ने दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया। अब जब दोबारा चुनावी मैदान में आकाश सक्सेना है तो लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में फिर से दोबारा कमल खिला सकती है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोट जो है मुहिबुल्लाह नदवी को ही मिल रहे हैं। वहां पर बड़े बड़े चेहरे, मैं आपको रोक रही हूँ, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, मेनका गांधी 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं, उधर संजीव बालियान का जिक्र हमने मुजफ्फरनगर से कर दिया, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है जो अभी विक्ट्री साइन थोड़ी देर पहले बनाती हुई हमें दिखाई दी थी, आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल अभी आगे चल रहे हैं, तो ये सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। देखिए मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया कि वो सीट आपको चौंकाती है, तो क्या अनुप्रिया पटेल की सीट भी आपको मिर्जापुर चौंकाती है? देखिए बिल्कुल, मिर्जापुर की अगर बात करें वहां पर पूर्वांचल में जिस तरीके के सेंटीमेंट और खासतौर पर जो आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने राजपूत क्षत्रिय वोटरों को साधा है, जिस तरीके से राजा भैया ने अपना जो एक नाराजगी दिखाई, पूर्वांचल से दो दिग्गज है बीजेपी के। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और उसके आसपास की सभी सीटों पर प्रभाव है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रभाव है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री इस वक्त सिर्फ 80,000 वोटों से अंतर से आगे चल रहे हैं और राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा, कहां 10 लाख वोटों के अंतर की मोहित बात चल रही थी। जी बिल्कुल, ये ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय, विकास, सुशासन के लिए आंधी चली। हमारे नेता ने, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, काम के बल पर जो है यहाँ मतदान हुआ रहा। जेडी को जो स्ट्राइक रेट रहा बिहार में, तो बिल्कुल ये तो 99%, अब देख लीजिए ना 16। तो ये देखिए लगातार अलग अलग नेताओं के स्टेटमेंट्स आते हुए। मेरठ से अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक जरा बताइए मेरठ की स्थिति, रामायण के राम वहां से आगे चल रहे हैं, क्या स्थिति अभी पहले मेरठ की बता दीजिए। नहीं, आप पुरानी खबर बता रहे हैं। 21,000 वोटों से गठबंधन प्रत्याशी जो है वो आगे चल रही हैं सुनीता वर्मा। एक समय जो अरुण गोविल हैं उन्होंने लीड ले ली थी 52,000 की, उस 52,000 की लीड को सुनीता वर्मा ने कम किया और कम करने के बाद वो लीड 5,000 की बढ़ाई, फिर अरुण गोविल ने वो लीड कम करी, फिर सुनीता वर्मा ने वो लीड बढ़ाई है और अब लीड बढ़कर सुनीता वर्मा की अरुण गोविल पर 21,000 वोटों की हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट कर दिया है और इधर जो अभी घोषणा हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो अपडेट आ रही है और जो यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें 3 राउंडों का अंदर है। ये पीछे चल रहा है यहाँ का अनाउंसमेंट और जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है 21,800 वोटों से सुनीता वर्मा इस समय आगे चल रही हैं और ये लगभग 20 बता रहे हैं यहाँ हो चुके हैं। जी, बड़ा अपडेट अभिषेक बताते हुए कि अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं और हाँ कहिए बात पूरी कीजिए। अभिषेक आप जी मैं बता रहा हूँ 21,000 वोटों से पीछे चल रही हैं और देखिए जब अभिषेक आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मेरठ में लगातार प्रत्याशी बदले, भानु प्रताप वर्मा, फिर अतुल प्रधान और उसके बाद सुनीता वर्मा, क्या स्ट्रेटेजी ये काम कर गई वहां पर? जी देखिए, ये जो प्रत्याशी बदलने की बात थी, सपा के मेरे तमाम नेताओं से बात हुई और जो उच्च पदस्थ सोर्स हैं समाजवादी पार्टी के, उनका ये कहना था कि पत्ते नहीं खोलना चाहते थे अखिलेश। पहले डमी उम्मीदवार उतारे और फिर एंड टाइम पे योगेश वर्मा का टिकट उसी दिन हुआ जिस दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी और चॉपर से, लखनऊ से उनको टिकट और सारी कागज देके उन्होंने चॉपर से भेजा योगेश वर्मा को, जो सुनीता वर्मा के पति हैं। योगेश वर्मा पर एक मुकदमा चल रहा था। योगेश वर्मा को ये डर था कि अगर वो चुनाव में खड़े हुए तो प्रशासन उन्हें जिला बदर कर सकता है और उसकी फाइल डीएम की टेबल पे रखी थी। एंड टाइम पर उन्होंने, योगेश वर्मा ने अखिलेश यादव से ये गुजारिश करी कि मुझे न लड़ाकर मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, चूंकि पुरानी मेयर रह चुकी हैं, पिछले टर्म में वो मेयर थी, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं चुनाव लड़ने में आया तो हो सकता है प्रशासन मुझे जिला बदर कर दे। तो इस नाते ये रणनीतिक चेंज किया गया और जिस तरीके से अमरपाल शर्मा बेहतर चुनाव लड़े हैं बागपत में, हालांकि वो पीछे चल रहे हैं अभी, लेकिन सुनीता वर्मा ने 52,000 की लीड काटकर, जो अरुण गोविल ने लीड ले ली थी 11 साढ़े 11 बजे तक अरुण गोविल जो है 52,000 की लीड ले चुके थे, लेकिन उस लीड को खत्म करके 21,000 की लीड चढ़ाना और वक्त हो रहा है 1:45 बजे का, ये अपने आप में एक बहुत कमबैक है, बड़ी कमबैक है
गठबंधन के लिए। और अभी ये लीड क्योंकि कि बाहरी जो कैंडिडेट है ये बाहरी है, अरुण गोविल वापस मुंबई चले जाएंगे, और वैसे भी वो अपना पैकअप करके जब वहां का चुनाव खत्म हुआ तो मुंबई चले गए थे, तो बाहरी को रिजेक्ट किया। जी कुल मिलाकर हाँ बिल्कुल देखिए, लेकिन बीजेपी के जो अपने वोटर्स हैं उन्होंने वोट की, लेकिन वोट प्रतिशत कम रहा है। हर विधानसभा में जो बीजेपी का वोटर है वो ही कम माना जा रहा था। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि काफी लोग घूमने के लिए गए थे, यहाँ से हिल स्टेशन सारे बुक थे, और एक जो फ्राइडे को पहले और दूसरे चरण में जुम्मा ध्यान में रखते हुए शायद चुनाव आयोग ने जो पहला 19 अप्रैल को हुआ और 26 अप्रैल को मेरठ में हुआ, इन दोनों डेट्स में फ्राइडे पड़ रहा था। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ये 3 दिन की जो छुट्टी थी उससे वोटिंग परसेंटेज पर खासा असर पड़ा है। और बाहरी की जो आप सवाल कर रही हैं उसने कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरीके से असर किया है। और दूसरा, बीजेपी के अंदर फूट रही यहाँ पर ये देखा गया, अरुण गोविल का एक व्यवहार बहुत रूड व्यवहार माना गया, खुद बीजेपी के नेताओं से उनकी बनी नहीं है। और यही एक वजह रही कि जो उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जब चुनाव होता है, हम यहाँ लगातार देख रहे हैं कि एक उत्साह कार्यकर्ता जनरेट करते हैं, वो उत्साह इस बार चुनाव में नदारद था। और यही वजह है कि फाइट बहुत जबरदस्त फाइट हुई। और कुल अंतिम जिस दिन नामांकन की डेट थी उस दिन कैंडिडेट सभा का फाइनल हुआ, और उसके बाद मुश्किल से 15 से 17 दिन मिले चुनाव प्रचार को। अरुण गोविल 30 से 35% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस बार के चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी मेरठ में नहीं देखने को मिला। क्या ये फॉर्मूला भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया वहां पर? जी बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी की ये कोशिश थी और उनको ये फीडबैक था कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी दिया तो इलेक्शन मुस्लिम हिंदू में तब्दील हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम दावेदारों को उन्होंने सिरे से नकार दिया था और साफ मना कर दिया था। एक सीट दी कैराना में और एक जो संभल में वहां पर सीट दी। कांग्रेस ने एक दानिश अली को दी और एक दी सहारनपुर में इमरान मसूद को। उनकी लीड बहुत जबरदस्त चल रही है इमरान मसूद की, शुरू से ही पहले राउंड से वो लीड बना के चल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थी। कांग्रेस ने मुस्लिमों को खेला, सिर्फ एक इकरा हसन जो कैराना में वो भी लीड लेके जा रही हैं, उनका ऊपर दाव खेला क्योंकि वो पढ़ी लिखी एक लड़की थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर दाव खेला। लेकिन कहीं भी समाजवादी पार्टी ने वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर टिकट पिछड़ी जातियों को दिए। पूरा कॉम्बिनेशन जो जातीय समीकरण था, सोशल इंजीनियरिंग, उस सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ये टिकट का वितरण किया और उनकी रणनीति काफी कारगर लग रही है। चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, दिशाहीन है और इनके पास कोई सोच नहीं है। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी पहले से तय थी। इमरान मसूद पहले समाजवादी पार्टी में गए थे कांग्रेस को छोड़ के। 2019 में उन्होंने कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा था, हार गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा, बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ा। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने इस बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया और अभी वो लीड बनाए हुए हैं। और इधर सुनीता वर्मा की लीड अभी जो पीछे अनाउंसमेंट हुआ है फिर से बढ़ गई है। 2000 और लीड उन्होंने बढ़ा ली है। 21,000 थी, अब 23,000 के आसपास ये लीड पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये आप बड़ा अपडेट देते हुए कि 23,000 की लीड पहुंच चुके हैं। और एक और सवाल जो मेरे जहन में अभिषेक, वो ये कि बीजेपी इस पूरे वेस्टर्न यूपी के हिस्से में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जो आंकलन अपना कर रही थी और जितनी सीटों पर अभी है लगभग 34 सीटों पर, तो कहाँ ऐसी गलती बीजेपी ने की है? आप चूंकि लगातार यूपी में रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, जो विपक्ष के मुद्दे थे वो बिल्कुल हिट कर गए और संविधान को लेकर जो बयान दिए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ, अरुण गोविल ने भी जिस दिन फर्स्ट डे बीजेपी कार्यालय जो यहाँ पर है हरमन सिटी में, वहाँ जैसे ही वो उतरे थे उन्होंने कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान में कुछ संशोधन करना पड़े तो हम वो संशोधन कर पाएं। ये जो संशोधन की बात तो उन्होंने कही संशोधन करने के लिए, लेकिन संविधान बदलने की जो बात थी, चाहे कर्नाटक के एक बीजेपी के विधायक ने ये बात कही हो और बड़े बड़े नेताओं ने ये जब बात कहनी शुरू करी तो राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने संविधान का मुद्दा उठाया। उससे जो वोट बैंक था दलित, ओबीसी एक ताकत है बीजेपी की। बीजेपी जब रिथिंक करेगी तो बीजेपी ने 2014 और 2019, 2017 जिसमें योगी मुख्यमंत्री बने और 2022 में
जब बीजेपी की सरकार लौट के आई तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ओबीसी वोट बैंक का था। इसी के सहारे बीजेपी ने सारी पार्टियों को ध्वस्त किया, लेकिन ये ओबीसी टर्न अप कर गया। ये ओबीसी के साथ दलित का जब कॉम्बिनेशन मुस्लिमों के साथ जुड़ा है तो वो एक घातक कॉम्बिनेशन बना है। बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सरकार आई थी 2007 में। किसी को आकलन नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में अपने दम पर बहुमत बनाएगी। जब आंकड़े आए, उससे पहले जब रुझान आए थे तो किसी ने बीएसपी को सीटें देती हुई नहीं दिखाई दी थी। मुझे याद है 2007 में मैं काउंटिंग स्थल पे खड़ा था और जब 9 बजे के बाद रुझान आने शुरू हुए तो वो बहती चली गई बहुजन समाज पार्टी की तरफ। उसका कारण ये था कि अपर कास्ट के साथ साथ दलित और ओबीसी ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत जमकर वोट किया था और उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया था और बहन जी की सरकार यूपी में बन गई थी। ठीक इसी तरीके से इस इलेक्शन में हुआ। और जो 4 इलेक्शन की मैं बात करूं बीजेपी के लिए, 2 विधानसभा 2 संसदीय चुनाव, उसमें ओबीसी और दलित वोटों में भी सेंध लगी। इस बार उसमें विपक्ष ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। ठीक है अभिषेक, आपने बहुत विस्तार से बताया और बहुत अच्छे से समझाया। हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये यूपी की हमने विस्तार से बात कर ली और ये देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये बीजेपी के लोगों को आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। जश्न का माहौल है। 292 सीटों पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है, 238 सीटों पर बीजेपी। हालांकि बीजेपी खुद अपने दम पर 272 के आंकड़े को नहीं छू रही है। 292 सीटों अपने सहयोगियों के दम पर वो सरकार बनाती हुई भविष्य में अभी दिखाई देगी। हालांकि टैली थोड़ी बहुत अभी जरूर बदलेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन भी जुड़ गए। नवीन, मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो सहयोगी थे मोहित, वो यूपी पर बात कर रहे थे। नवीन हमारे साथ हरियाणा और पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब पर इनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। अब देखिए हरियाणा की 10 सीटों पे कांटे की टक्कर और हरियाणा में बीजेपी को कड़ी टक्कर कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ। कुरुक्षेत्र की एक सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी को दी थी गठबंधन में कांग्रेस ने। अब 5-5 सीटों का आंकड़ा है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राज बब्बर 11,000 वोटों से आगे चल रही है। ये लीड लगातार बनी हुई है नवीन जी, क्योंकि ये राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह का ये मुकाबला था। कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह आराम से निकाल लेंगे सीट। देखिए राव इंद्रजीत सिंह वहां के पुराने नेता हैं। उस पूरी बेल्ट को जो है वो अहिरवाल कहा जाता है। हाँ। अहिर मतलब यादवों का वो गढ़ मानी जाती है और इसलिए राज बब्बर को जब वहां से हटाया गया फिरोजाबाद से और आगरा जो बेल्ट जहां के वो नेता कहलाते हैं, हाँ। वहां से जब हटाया गया यहाँ पर, तो ऐसे माना जा रहा था कि उनके लिए एक मुश्किल टास्क रहेगा। लेकिन हाँ। कांग्रेस पार्टी को इस बात का विश्वास था और कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात का विश्वास राज बब्बर में भी दिखाया कि हम आपको यहाँ से जितवा के भेजेंगे, और वो अब सच होता दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला जरूर माना जा रहा था क्योंकि सामने जो राव इंद्रजीत सिंह है वो पुराने नेता है, पहले जो है कांग्रेस में भी रहे हैं, फिर बाद में बीजेपी में आ गए, तो यहाँ मुकाबला थोड़ा सा कड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाला मुकाबला जो है वो हमें वहां देखने को मिला कुरुक्षेत्र में, जहां पर जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो सीट छोड़ी थी सुशील गुप्ता वहां पर सुबह लीड लेके चल रहे थे। अभी अचानक से वहां पर जो है नवीन जिंदल आगे हुए हैं, सुबह से लीड लेकर के चल रहे थे। अच्छा, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी। तो और आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट जो थी वो नाक का सवाल थी, क्योंकि एक ही सीट उन्होंने यहाँ पर लड़ी है और वो सीट पर अब नवीन जिंदल का आगे होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत के जो रुझान थे हरियाणा के उसमें बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इवन मनोहर लाल खट्टर भी पीछे थे। ऐसे लग रहा था कि हरियाणा में तो उलट पलट हो गया अभी। जी, अब देखिए सिरसा हिसार 2019 में जबकि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ। रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की बढ़त अच्छी खासी। रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा आगे है, हिसार में कांग्रेस आगे है, सिरसा में कांग्रेस आगे है, गुरुग्राम में कांग्रेस आगे है और अंबाले में कांग्रेस आगे है। 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीच की कुछ सीटें और एक फरीदाबाद की सीट पर बीजेपी आगे है। जी हाँ, और महेंद्रगढ़ जो सीट है, महेंद्रगढ़ सीट भी जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की जो बेल्ट है वो सीट भी गुरुग्राम से ही प्रभावित सीट मानी जाती है, क्योंकि वो भी अहिरवाल का बड़ा हिस्सा है। और लेकिन उस सीट पर बीजेपी कायम है। बढ़त भी अच्छी खासी है। अगर आप फरीदाबाद से देख लें बीजेपी के कैंडिडेट की, तो उनकी भी बढ़त अच्छी खासी। देखिए कृष्णपाल गुर्जर वहां के जो है लोकल नेता है और पार्टी का प्रदर्शन कैसा भी रहे, लेकिन नेता का प्रदर्शन कई बार जो है वो पार्टी को जिता देता है। तो कृष्णपाल जो है वो उनकी एक इमेज है उस क्षेत्र के अंदर। उनके सामने कोई ऐसा बड़ा नेता कांग्रेस का पहले जो फेस रहे वहां पर, वो भी अवतार सिंह बढ़ाना रहे। और वो अब उसके बाद कई पार्टियों में बदल गए, इधर गए और उधर गए, कभी वो मथुरा की तरफ भी आए,
लेकिन वहां पर कोई नेता ऐसा बचा नहीं कृष्णपाल के बाद। लेकिन ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा की जो बढ़त है वो 1,80,000 हो चली है। और पिछली बार देखिए, पिछली बार से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में काफी कुछ बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश, हालांकि मुझे ये आंकड़े थोड़े चौंका रहे हैं। मुझे लगता था कि हरियाणा 10-0 से जो है कांग्रेस जीतेगी, 10 कम से कम 10 सीटें लेकर के आएगी। मुझे लोगों में बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आप देखिए किसान आंदोलन का एक फैक्टर बहुत ज्यादा काम किया। दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी वो साथ में नहीं है बीजेपी के। सोनीपत की सीट का क्या अपडेट? INLD बीजेपी के साथ है। सोनीपत की सीट पर भी बीजेपी आगे है। अच्छा, ये मुझे चौंका रहा है क्योंकि सोनीपत की सीट पर मैं गई, मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने वहां लोगों से बात की तो वहां काफी गुस्सा था। देखिए सोनीपत जो बेल्ट थी वो बॉर्डर लगता है बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली का, और वो केंद्र रहा किसान आंदोलन का। हाँ। और उसके इसीलिए मैं चौंक रही थी। उसके आसपास के जो रीजन है वहां पर जो जाट लैंड से लेकर के पंजाबी लॉबी तक, वो सब के सब लोग एक तरीके से बीजेपी और जो उसके साथ की पार्टियां थी, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। इस उम्मीद में कि 300 पार सीटें बीजेपी करेगी, हालांकि बहुत दूर है 300 पार से। सोनीपत की अपडेट देता हूं। एनडीए 292 सीटों पर है। और अब चलिए हरियाणा की जिक्र कर रहे थे आप, सोनीपत का अपडेट बता रहे थे। सोनीपत में 5700 वोटों से आगे हुई है बीजेपी, और अभी जो है संघर्ष काफी है। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है बिल्कुल। लेकिन और ये अंतर अगर 1:30 या 2 बजे आए तो फिर चिंता थोड़ी सी बढ़ा देता है। जी हाँ, ये अंतर थोड़ा सा लेट आया है। अगर ये अंतर थोड़ा पहले होता तो शायद कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी खबर थी, लेकिन क्योंकि ये 1:30 बजे का अंतर और 5000 का अंतर 1:30 बजे के बाद 1 से आधे घंटे के अंदर कवर नहीं हुआ तो वो जीत के अंदर तब्दील हो जाता है। वो बिल्कुल वो जीत में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा देखिए वो राज्य है जो कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। अगर आप फरीदाबाद और गुड़गांव की सीटें देखेंगे तो बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई सीटें हैं, सोनीपत की सीट से सटी हुई है। फिर आगे आप करनाल चले जाएंगे तो करनाल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये वीवीआईपी सीट, हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वो बढ़त लिए हुए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब होती हुई स्ट्रैटेजी भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए करनाल सीट जो है वो पंजाबी बहुल इलाका है, बिल्कुल। और जो है वो सीट आप ये नहीं कह सकते कि वो जाट बहुल्य है या किसान बहुल्य सीट है, वो एक शहरी सीट है। जाट बहुल्य ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी के पास जाती है। जी, और वो एक पंजाबी सीट है। पंजाबी वोटर आमतौर से बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है, और करनाल सीट पर बीजेपी ने उनको उतार करके एक सेफ सीट ही दी है। 1,71,000 के मार्जिन से वो भी आगे है। उनके लिए सीट जो है निकाल पाना मतलब अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है। हाँ। क्योंकि बढ़त बहुत ज्यादा ना, 1,71,000 सीटों से बड़े नेता हैं खट्टर साहब। खट्टर साहब जो है पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार में ही वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा हम सोच रहे थे कि जो है खट्टर साहब के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके एक बार साबित कर दिया है कि वो उस क्षेत्र के नेता हैं। चलिए पंजाब का जिक्र भी कर लेते हैं। पंजाब में बीजेपी को लग रहा था कि शायद वो कुछ गेन कर पाएगी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं रही। मैं चाह रही हूँ कि पंजाब का आंकड़ा भी आप सामने दिखा दीजिए। पंजाब जहां पर लोकसभा की 13 सीटें और 13 सीटों में से 7 या 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी और गेन करती हुई आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है। अभी की टैली क्या कहती है पंजाब की? अभी की टैली कहती है इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सीटों पर आ गई और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आ गई, यानी 13 में से 10 सीटें दोनों ले गए और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल और 2 सीटें इंडिपेंडेंट के हाथ पास जाती हुई दिखी। यानी बीजेपी खो रही है यहाँ पे 2 या 3 सीटें। बीजेपी के लिए पंजाब में पाने के लिए कुछ नहीं था। नहीं, पिछली बार फिर भी 2 सीटें थी। पिछली बार याद कीजिए 2019 का आंकड़ा। पिछली बार 2 सीटें अगर उनके हाथ से जा रही है तो ये जो है उनके लिए नुकसान वाली बात हो सकती है, लेकिन उनके लिए बड़ा नुकसान अकाली दल के पास भी 2 थी, आम आदमी पार्टी के पास 1 थी। वो बात अलग है कि वो सांसद छोड़कर चले गए बीजेपी में। कांग्रेस के लिए अच्छा नतीजा है। पंजाब से कांग्रेस को अच्छे नतीजे की उम्मीद थी और वो नतीजे आए हैं। हाँ, ये नतीजे और बेहतर हो सकते थे अगर दो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ। पिछली बार 8 थी 2019 में। जी, इस बार 1 सीट का उन्हें नुकसान है। वो 1 सीट का नुकसान जो है वो कई बड़े नेता उनके पास नहीं है। ना कैप्टन अमरिंदर सिंह है पिछली बार वाले, नवजोत सिंह सिद्धू तो बाद में आए। नवजोत सिंह सिद्धू एक्टिव भी कहाँ थे?
हाँ वो एक्टिव नहीं थे और उनका जाना जो है मेरे को लगता है शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए। हाँ ठीक था। अब देखिए बहुत बड़े नेता सुनील जाखड़ छोड़कर चले गए, रवनीत सिंह बिट्टू चले गए। अच्छा लुधियाना की सीट का हाल मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि लुधियाना की सीट पर देखिए इंटरेस्टिंग मुकाबला था। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस पार्टी से सांसद थे लुधियाना से, उन्होंने छोड़ा, एंड चुनावों से पहले वो छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के टिकट पर इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा लुधियाना की सीट से। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वो वहां पर उनसे बढ़त लिए हुए 28,000 के करीब वोटों। ठीक है, ये 28,000 वोटों की वो बढ़त लिए, और ये बढ़त जो है वो बहुत देर से बरकरार है। काफी कोशिश की उन्होंने, रवनीत सिंह बिट्टू के वोट थोड़े से बढ़ने लगे। 5,000 कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा। बिल्कुल अमरिंदर सिंह राजा वडिंग वहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। अच्छा जब मैं नवीन जी आपको रोक रही हूँ, मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग के लिए गई थी तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनके लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। ये कहना था उनका कि भाई हम जिसके खिलाफ वहां पर कैंपेनिंग करते रहे, अब उसी के लिए हम वोट मांगने जाएं। ऐसा उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश जरा बताइए, पहले तो चंडीगढ़ सीट का हाल बता दीजिए। अभी वहां पर मनीष तिवारी आगे चल रहे थे, अभी की क्या स्थिति है? बिल्कुल आपको बता दूं कि मनीष तिवारी लगातार पिछले 11 राउंड से आगे चल रहे हैं। अब जो विनिंग मार्जिन है वो मतलब जो लीडिंग मार्जिन 6,081 वोटों का है। अब 12वें राउंड का ही कुछ ही पलों में जो है वो रिजल्ट आने वाला है, उसमें साफ हो पाएगा कि मौजूदा स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल लगातार मनीष तिवारी जो है वो 6,081 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में जो कांग्रेस ने एक जिस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे वैसा ही बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 7 सीटों पर कांग्रेस जो है आगे है और 3 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है और एक सीट पर अकाली दल और 2 सीटों पर जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ऐसे ही हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा की 10 में से 5 सीटें भाजपा के पास है तो 5 सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। तो एक बड़ा एक नतीजा जो है वो सामने आया है और जिस तरीके के रोमांच ये जो नतीजे आए हैं इसने अपने आप को हैरान कर देने वाले। खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी जो कि जालंधर की लोकसभा सीट है उस पर जो है बड़ी जीत के साथ वो आगे बढ़े हैं। मौजूदा आपको बता दूं एक जो नया अपडेट आया है चंडीगढ़ सीट पर जो 12वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगभग जो लगातार जो लीड बढ़ रही थी मनीष तिवारी सिंह वो पिछले 3 राउंड से घटती हुई नजर आ रही है। अब जो 6,081 से घटकर 4,991 यानी कि 4991 वोटों की जो लीड है वो पहुंच गई है। यानी कि पिछले 3 से 4 राउंड में जो वोटों की गिनती लगातार हो रही थी उसमें संजय टंडन जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो है 4,991 वोटों से जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी। अब महज 3 राउंड का जो है काम बाकी रह गया। 3 राउंड की गिनती के बाद पूरा नतीजा घोषित हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस जो है जीतती हुई नजर आ रही है। जी ज्योति, तो आपको लगता है कि क्या ये चंडीगढ़ की सीट पे चूंकि 28 राउंड तक अभी गिनती होनी है, 12 राउंड अभी पूरे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ सरप्राइज मिल सकता है? जी मनीष तिवारी को लुधियाना से हटा करके चंडीगढ़ लगाया गया। लुधियाना में तो रवनीत सिंह बिट्टू थे, उससे पहले वो लुधियाना में। जी हाँ, मतलब नेता वो वहीं के ही रहे हैं। वहीं के। तो उनको यहाँ लगाया गया चंडीगढ़। वहाँ पार्टी ने, बीजेपी ने भी बड़ा फैसला किया, किरण खेर को वहां से टिकट नहीं दिया, नए नाराजगी बहुत थी उनके खिलाफ। तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा दूसरे कैंडिडेट को लगाने पर भी। पवन कुमार बंसल यहाँ से हमेशा सांसद रहे, 2 बार 3 बार सांसद रहे, तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर अच्छी खासी जमीन थी। बस उनको एक बड़ा फेस चाहिए था जो उन्होंने मनीष तिवारी के रूप में दिया। मनीष तिवारी, संजय टंडन भी बहुत कद्दावर नेता, बीजेपी की जमीन से जुड़े हुए नेता कहे जाते हैं, ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन जहां जिसकी हवा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की वहां पर एक वेव थी। पंजाब, हरियाणा और यहां तक कि आप राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में देखेंगे जो किसान बेल्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर एक नाराजगी थी जिसका जो है खामियाजा तो नतीजों में दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन उसमें फैक्टर है और किरण खेर के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी था और किरण खेर के अगेंस्ट जो गुस्सा था वो भी लोगों का दिखा कि वो दिखाई नहीं दी सांसद के रूप में, लोगों के बीच नहीं पहुंची। ऐसी शिकायत गुरदासपुर के सांसद के लिए भी थी। सनी देओल जो सांसद थे पिछली बार, उनके लिए भी ये शिकायत थी। उससे पहले बीजेपी के जब सांसद होते नवजोत सिंह सिद्धू तो उनके लिए भी ये शिकायत आती थी। कई सारे सांसदों के साथ ये शिकायत रहती है और उस शिकायत के बाद पंजाब की ये खास बात है
कि वहां का जो वोटर है वो इसको लेकर के काफी तो पंजाब के लिए कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो आप अंकुश से जानना चाहें, जो आपके जहन में हो कि भाई मुझे तो ये जानना है? अंकुश से मैं जानना चाहता हूं कि वो एक सीट ऐसी है जिसपे इंडिपेंडेंट, 2 सीटों पर इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं, कौन सी? वो 2 सीटें कौन सी है और उनमें क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट को इतनी ज्यादा? अंकुश जरा बताइए, वो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है वो कहाँ आगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो 2 सीटों की आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी सीट जो खडूर साहब की सीट है, उस सीट पर जो डिब्रूगढ़ जेल में जो अमृतपाल सिंह बंद है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो एक बड़े मार्जिन से वहां पर लगभग 2 लाख के आसपास जो उनकी वोटों की लीड है और वो होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो लोगों की जो नाराजगी थी और जो गुरु ग्रंथ साहब को लेकर जो एक अकाल एक वो बनाया था, एक वहाँ पर एक धार्मिक फैक्टर जो यूज़ किया गया था, वो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर काम आया है और अमृतपाल के फेवर में जो है वोट जाती हुई नजर आई है। इसी तरीके से जो सरबजीत सिंह खालसा जो कि इंदिरा गांधी के जो हत्यारे बेअंत सिंह हैं उनके जो बेटे हैं वहाँ से उनको जो टिकट दी गई, वो लड़े थे इंडिपेंडेंट तौर पर सरबजीत सिंह खालसा और वो वहाँ से एक बड़ी सीट निकाल कर आए हैं, तो एक फरीदकोट से। तो एक कह सकते हैं 2 ये जो बड़ी सीटें हैं यहाँ पर सबकी निगाहें बनी होती है और दोनों सीट्स पर जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो वहाँ से बड़ी मार्जिन के साथ अपनी जीत को दर्ज कर रहे हैं। जी, सवाल ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अपने दोनों विधानसभा चुनाव हार गए थे पिछली बार और उसके बाद वो लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, वो देश से बाहर रहे, बाद में उन्होंने बताया कि वो पीएचडी कंप्लीट करने के लिए गए, पार्टी में भी एक्टिव नहीं दिखे, कई संघर्ष के मोर्चों पर सड़क पर नजर नहीं आए। अचानक से वो आते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जालंधर से और प्रचंड जीत की तरफ वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या कारण है इसका? बिल्कुल, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण ये कि जो जालंधर सीट से चरणजीत सिंह चन्नी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जालंधर सीट हमेशा से जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। पिछले जब 2022 में राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उस दौरान वहाँ के जो मौजूदा सांसद थे उनकी जो उस रैली के दौरान उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है वहाँ पर उपचुनाव होता है, तो उपचुनाव में वहाँ से आम आदमी पार्टी जीतकर वहाँ पहुँचती है। सुशील कुमार रिंकू जो कि आज भाजपा के उम्मीदवार है और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ से जीत कर जो संसद पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर जो जिस तरीके का आपने जिक्र किया, चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कांग्रेस में बड़ा एक नाराजगी भी देखने को वहाँ दिखी थी, क्योंकि वहाँ से जो मौजूदा सांसद की पत्नी और जो बेटे विक्रम चौधरी जो विधायक है कांग्रेस, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। उसके बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी को वहाँ पर जो टिकट दी गई, पार्टी ने उनके ऊपर दाव खेला, क्योंकि 2022 में वो अपनी दोनों सीटें, जो विधानसभा की दोनों सीटें, चाहे वो भदौड़ की सीट हो चाहे वो चमकौर साहब की सीट हो, दोनों सीटें हार गए थे। उसके बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर कांग्रेस ने दाव खेला और वो एक दाव बड़ा कामयाब दाव खेला। और जब इसी से साफ हो रहा है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों जब उनकी कैंपेन ट्रेल भी की थी तो हमने देखा था कि लोगों के बीच जाकर वो अपने 111 दिन की जो सरकार का जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड था, वो रिपोर्ट कार्ड को ही वो लोगों के बीच में ले जाते हैं। उनके नाम के साथ एक टैग लाइन जो पंजाब में चल रही है, खासतौर पर जलंधर में, कि घर घर चली एक बात, चन्नी करेगा मसले हल, कर कर चली इक्को गल, चन्नी करेगा मसले हल। ये एक पंजाबी की टैगलाइन, जो एक स्लोगन जो चन्नी के नाम के साथ था, उस नाम को लेकर वो आगे चल रहे थे और उसमें एक बड़ी कामयाबी जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने हासिल की है और एक बड़े मार्जिन के साथ वो जो है सुशील कुमार रिंकू जो कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको हरा रहे हैं और कुछ ही देर बाद उनके जो नतीजे भी साफ हो जाएंगे और वहां से उनका औपचारिक जो ऐलान जो उनकी जीत का वो भी कर दिया जाएगा। जी, सुशील कुमार रिंकू पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के सांसद थे, इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, तो चरणजीत सिंह चन्नी के सामने सुशील कुमार रिंकू के अलावा आम आदमी पार्टी की भी तो चुनौती थी, तो वो कितना जो है इस पर नुकसान पहुंचा पा रहे हैं? बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
बिल्कुल, वो जो नुकसान है वो बीजेपी को भी नुकसान था और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लिए वो नुकसान बल्कि उल्टा पड़ गया, क्योंकि वहाँ से पवन कुमार टीनू को जो अकाली दल छोड़कर जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको जो है आम आदमी पार्टी ने जो है टिकट दी थी और वो हालांकि उनका एक अच्छा गढ़ माना जाता है, क्योंकि लगातार वहाँ से पवन कुमार टीनू विधायक भी बनते आए हैं और पिछली बार हालांकि वो 2022 के विधानसभा चुनावों में वहाँ से अपनी विधानसभा सीट हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद अकाली दल से जब उनको टिकट नहीं दी गई तो उन्होंने उनकी नाराजगी देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उन्हें यहाँ से सीट दी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नाराजगी माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। मंच पे मौजूद